Hello friends, welcome back to session 8 of our chapter Cost and Revenue. आज वाले सेशन में हम समझेंगे कि इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ठीक है? और उसका वही इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज की वजह से किस तरह से बिजनेसमैन लोग अपना प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू. इकोनॉमीज ऑफ स्केल. The term economies of large scale production implies that there are certain benefits which can be derived by the firm only when its scale of output increases. देखो साफ साफ लिखा है कि कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो तभी डिराइव किया जा सकता है जब मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, जब मेरा बिजनेस बड़ा हो, ठीक है? तभी वो सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं. These economies reduces the cost of output per unit. अब ये इकोनॉमिक्स करता क्या है? ये हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. Broadly speaking, there are two types of economies that a firm experiences. तो अगर ब्रॉडली बात करें तो there are two types, यानी दो तरह के इकोनॉमीज होते हैं जो कि कोई भी फर्म इंजॉय करता है या एक्सपीरियंस करता है. नंबर वन, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज. तो दो क्या है? इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज. अब क्वेश्चन आता है कि ये इंटरनल इकोनॉमी क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होता है? सो इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज which are available to a firm due to its own efforts. देखो बहुत कीवर्ड्स कि ये वो इकोनॉमीज होते हैं जो आपके फर्म को मिलते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स. आपने कुछ ऐसी मेहनत की है, आपने कुछ ऐसा पेटेंट ले रखा है या कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसके वजह से आपका कॉस्ट कम पड़ता है. These are independent of the actions of other firms. यानी ये जो इकोनॉमीज है ये मेरे खुद के मेहनत की बदौलत है. बाकी फर्म को मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो, और बाकी फर्म क्या डिसीजन लेंगे, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये बेनिफिट मेरा है और मेरा ही रहेगा. These result only when firms scale of output increases. और ये रिजल्ट तभी होता है, यानी जो इंटरनल डिस इकोनॉमी हमें मिलता है, सॉरी इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल जो हमें मिलता है, ये तभी मिलता है जब मेरा इंटरनली आउटपुट इंक्रीज हो, हमारे फर्म का इंटरनली आउटपुट इंक्रीज हो. ऑन द अदर हैंड, external economies include all those benefits or facilities which accrue to all forms of an industry when their size expands. और दूसरी तरफ अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमी का बात करें तो एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या है? ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो कि सभी को मिलते हैं जब ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपैंड करता है, ठीक है? जैसे मोबाइल जब शुरू शुरू में आया था तो एक एक मोबाइल बहुत महंगा हुआ करता था, और महंगा इसलिए हुआ करता था कि मोबाइल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हुआ करता था. पर जैसे जैसे मोबाइल का पूरा इंडस्ट्री एक्सपैंड होते चला गया, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, छोटे हो बड़े हो, सबको वो इंडस्ट्री के एक्सपैंड होने का फायदा मिला. और आज क्या है? आज वो फायदे की वजह से क्या है? सभी कंपनी अपने मोबाइल को बहुत सस्ते रेट में दे पा रही है, ठीक है? The scale of production refers to the amount of factors used, the quantities of products produced. यानी ये जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं ना, जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे, तो वही लार्ज स्केल स्मॉल स्केल ये क्या है, किसको बोलते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन? तो बोल रहा है इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ फैक्टर यूज. हम कितना फैक्टर यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, हम कितना क्वांटिटी बना रहे हैं, कैसा टेक्निक यूज कर रहे हैं, व्हाट इज माय टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये सारा चीज मैटर करता है. As production increases, with the increase in quantities of land, labor, capital, the scale of production expands. तो बोल रहा है कि जैसे जैसे हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, लैंड बढ़ाएंगे, लेबर बढ़ाएंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है? मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. और ये प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से मैं क्या बोलूंगा? द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेंडिंग. यानी हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम लार्ज स्केल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें बहुत सारे इकोनॉमीज मिलते जाएंगे. Production may be carried on
a small scale or a large scale by a firm. प्रोडक्शन हम छोटे स्केल में भी कर सकते हैं, बड़े स्केल में भी कर सकते हैं. When a firm operates by using less amount of factor of production, the scale of production is said to be small. यानी जब हम कम फैक्टर्स को यूज करते हैं, कम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो कहा जाता है कि हम स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं. ठीक है. Conversely, a firm is said to be operating on a large scale if it uses more capital and larger quantities of other factors of production. और जब कोई फर्म ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि फर्म इज ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल, यानी वो धीरे धीरे स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है. The brief account of all these economies are given here. और ये इसका brief account हम लोग को नीचे. इंटरनल इकोनॉमीज, ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है. A large firm has certain advantages in production vis-a-vis a small firm. These advantages are referred to as internal economies of production. Internal economies are internal to a firm. They are available to the firm which are not affected by any of the exogenous factors. ठीक है. यानी जो इंटरनल इकोनॉमीज है वो इंटरनल है, वो मेरे मेहनत की वजह से, वो मैंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया उस वजह से, और कोई मेरा कॉम्पिटिटर की वजह से ये इकोनॉमीज मेरा जाने वाला नहीं. ठीक है. By its own operations on which the firm has its control. ये अपने खुद के ऑपरेशन की वजह से ये इकोनॉमीज क्रिएट किया गया है, और ये पूरा इकोनॉमीज मेरे खुद के कंट्रोल में है. कोई कॉम्पिटिटर मुझसे ये इकोनॉमी छीन नहीं सकता. जैसे एग्जांपल से समझा, मान लो कि किसी का खुद का जमीन है, खुद के प्रॉपर्टी पे, या छोटा लेते हैं, एक दुकानदार. ठीक है. एक दुकानदार का खुद का सेविंग्स के मदद से उसने खुद एक बड़ा सा दुकान खरीद लिया, और अब उसमें वो अपना दुकान लगा के बैठा. ठीक है. और दूसरी तरफ उसका एक कॉम्पिटिटर है, वो भी उतना ही बड़ा दुकान चला रहा है, बट उसने वो दुकान भाड़े पे ली. अब जिसने अपने पास्ट सेविंग्स करके, मेहनत करके, पैसा लगा के खरीद लिया, उसका तो महीना का 20-25 हजार रुपया रेंट बच रहा है, कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर जिसने भाड़ा पे लिया है उतना बड़ा दुकान. तो ये इकोनॉमी क्या कॉम्पिटिटर उससे छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा. क्यों? क्योंकि ये इसका खुद का मेहनत के बदौलत उसने सेविंग्स करके अपना पूंजी लगा के वो दुकान खरीद ली. वो भाड़ा उसे नहीं देना, वो उसका खुद का दुकान, और उसका कोई कॉम्पिटिटर है उसको तो भाड़ा देना है. तो मेरे पास अगर वो खरीदा हुआ दुकान है, मेरा 20 या 25 हजार रुपया महीना बच रहा है खर्चा, तो वो इंटरनल इकोनॉमी मेरा. ठीक है. और वो मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से नहीं छीन पाए. तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे इंटरनल इकोनॉमी होते हैं जो मेरे मेहनत की वजह से अक्रू हुए हैं, जिसमें मेरा कॉम्पिटिटर कुछ नहीं बिगाड़. They result from the increase in the scale of production of the firm and cannot be achieved unless the output is increased. तो ये ऐसे इकोनॉमीज हैं जो कि रिजल्ट होता है जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, और जब तक मेरा खुद का बिजनेस नहीं बढ़ता है तब तक ये इकोनॉमी अचीव नहीं होती. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्शंस ऑफ अदर फर्म. अदर फर्म क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे इस इंटरनल इकोनॉमीज को कोई लेना देना नहीं. तो चलो समझते हैं एग्जांपल्स की किस किस तरह से इंटरनल इकोनॉमी होती है. तो सबसे पहला देखो टेक्निकल इकोनॉमीज. टेक्निकल इकोनॉमीज के technical economies are those advantages which arise to a firm from the use of better machines and techniques of production. यानी ये इकोनॉमी मेरे को क्यों मिलता है? क्योंकि मैंने हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल मशीन्स खरीद लिया है, अच्छे अच्छे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है. अब ये टेक्निक जो एडवांस्ड मशीन्स है या हाई टेक्निकल मशीन्स है, ये मैं क्यों अफोर्ड कर पा रहा हूँ या क्यों मैं खरीद पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा बिजनेस बड़ा है. अगर मेरा बिजनेस छोटा सा होगा तो उसके लिए मैं बड़ा बड़ा टेक्निकल मशीन्स नहीं खरीदूंगा, और ना ही मैं खरीदना अफोर्ड कर पाऊंगा. ठीक है. तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये बेनिफिट मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया है कि वहां मैं टेक्निकल मशीन्स यूज कर सकता हूँ, और उससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो सकता है. So as a result, the production increases and the per unit cost of production falls. जिससे मेरा overall production बढ़ता है और मेरा per unit cost of production गिरते चला जाता है.
इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इकोनॉमीज ऑफ सुपीरियर टेक्निक, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। लार्ज फर्म्स आर एबल टू परचेज एंड इंस्टॉल बेटर एंड स्पेशलाइज्ड मशीन। तो जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वो लोग क्या कर पाते हैं? वो लोग बेटर मशीन्स खरीद पाते हैं, बेटर मशीन्स को इंस्टॉल कर पाते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर हाई कॉस्ट। उनका मशीन्स का दाम बहुत हाई होता है बट इन स्पाइट ऑफ देयर हाई कॉस्ट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी गिर जाता है। Economies in linked process. अब linked process क्या होता है? A large firm can enjoy the benefits from the forward and backward integration. उसको बहुत ध्यान से समझना कि ये forward और backward integration क्या होता है of the process. A large firm can decide to produce raw materials and other inputs itself instead of buying from it. यानी क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? दिस इज द केस ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यानी मान लो फॉर एग्जांपल मेरा फ्लावर बनाने का फैक्ट्री, फ्लावर यानी आटा, ठीक है ना? तो मेरा मान लो आटा बनाने का फैक्ट्री। अब आटा बनाने के लिए क्या है? मेरे को क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? व्हीट। ठीक है, वहां से आता है आटा, व्हीट को प्रोसेसिंग करके आटा बनता है। फिर आटा को हम लोग पैकिंग करके ब्रांडिंग करते हैं और ब्रांडिंग करके फिर बेचते हैं, है ना? ब्रांडिंग होता है। अब मान लो कि पहले मेरा सिर्फ आटा का फैक्ट्री था, जैसे आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। आशीर्वाद आटा हम लोग सब नाम सुने, ब्रांड सुने थे आशीर्वाद आटा। तो आईटीसी ने पहले क्या बनाया था? आटा बनाया, यानी आशीर्वाद। उस समय वो क्या करता था? गेहूं किसानों से खरीदता था, उसको प्रोसेसिंग करके आटा बनाता। बाद में उसने डिसाइड किया क्यों ना मैं खुद ही कुछ जमीन खरीद लूं, अपने कुछ किसानों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय कर दूं और वो किसान मेरे लिए ही सिर्फ गेहूं उगाएंगे और मैं जो साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जो साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगा, उसी टेक्निक से वो गेहूं उगाएंगे। यानी ये क्या कर रहा है? इसी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पहले वो गेहूं खरीदा करता, फिर आटा बनाता था। अब वो बोल रहा है कि मैं खुद ही जमीन खरीद लेता हूँ, खुद ही किसानों को वहां पर नौकरी पर रख लेता हूँ और उनको अपना टेक्निक सिखा देता हूँ कैसे गेहूं उगाएं। तो ये हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में? दिस इज द केस ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉर इंस्टेंस अ लार्ज शुगर मिल may have its own sugarcane farm। तो जैसे मैंने आटा का एग्जांपल दिया, शुगरकेन मिल के लिए भी वही है। तो शुगरकेन मिल क्या करता है? जो चीनी बनाता है वो लोग क्या करता है? वो लोग शुगरकेन फार्मर से खरीदता है और फिर उसको प्रोसेसिंग करके चीनी बनाता है। अब वो डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, मैं ही खेत खरीद लेता हूँ और उसमें चीनी होगा। ठीक है, तो ये सब हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या? Forward integration would involve when the firm takes up the marketing function and selling and distribution of its product on its own। जब वो डिसाइड करता है कि ठीक है चलो अब तो मैंने शुगर केन का फार्म भी लगा लिया, शुगर केन का फैक्ट्री भी लगा के मैं चीनी बनाना सीख लिया। अब वो क्या करता है? जो मंडी है जहां से चीनी बेचा जाता है, मंडी में भी अपना एक दुकान खोल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग भी अपने हाथ में ले लिया, मंडी में भी एक दुकान खोल लिया। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि मैं इससे भी काम निकाल लूं। ठीक है, तो क्या किया? बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या किया कि शुगर फार्म बना लिया, अपना एक खेत खरीद लिया, उसमें शुगर केन उगाता है, शुगर केन को अपने फैक्ट्री में लाता है, प्रोसेसिंग करके शुगर निकलता है, वो शुगर को खुद ही ब्रांडिंग करके अपना मंडी में जाके या जैसे भी शुगर को बेचता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी नेक्स्ट स्टेप में जाना। प्रीवियस स्टेप में जाना होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप में जाना होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, so forward integration would involve when the firm takes up the marketing function of selling and distribution of its own. It would perform the function of intermediaries and sell directly to the final consumer। खुद ही अपना एक दुकान खोल लिया, मान लो कि चीनी मोदी खाना में खुलता है तो खुद ही अपना बिग बाजार जैसा एक दुकान खोल लिया और वहां पर डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, उसको किसी मिडिल मैन का जरूरत। Thus, a large firm saves the expenses incurred on intermediary। उस तरह से वो लोग क्या करता है? बहुत सारा पैसा बचा लेता है, जो पैसा वो इंटरमीडिएटरीज को दिया करता था। तो समझ में आ गया इंटरनल इकोनॉमिक्स कैसे होता है? टेक्निकल हम लोग क्या समझ रहे हैं? ठीक है, अब आ जाते हैं इकोनॉमीज ऑफ यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में क्या होता है?
A large firm possesses greater resources than the small firm and is able to utilize its waste. अपने waste का भी फायदा उठाता है ये by material by as a byproduct. For example, the bagasse left over after manufacturing sugar from the sugarcane can be used for producing paper by installing a plant for it this purpose. देखो कितना इंटेलिजेंट बात होती है, यानी जो शुगर केन फैक्ट्री का मालिक था पहले उसने क्या किया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। उसके बाद अब वो क्या कर रहा है, शुगर केन को क्रशिंग करने के बाद चीनी बना लिया। चीनी बनने के बाद जो बगासे बचे, सर बगासे क्या होता है, कभी गन्ना का जूस वाला लोग आता है ना, वो लोग के पास जाता है, वो लोग क्या करता है, गन्ना को डालता है ऐसे ऐसे घुमाता है चक्के, फिर उसके बाद गन्ना का जूस निकलता है, वो हम लोग को दे देता है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो लोग जनरली फेंक देते हैं। तो ये वो लोग फेंक देता है, क्यों? क्योंकि दे आर स्मॉल प्लेयर्स। गन्ना का जूस वाले लोग बहुत छोटा बिजनेस कर रहा है, तो वो लोग इस बाई प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं उठाता, वो लोग फेंक देता है सर। जबकि जो फैक्ट्री वाला लोग है जो कि एक्चुअली बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर लेते हैं, वो लोग इस बगासे को भी नहीं फेंकते हैं, उस बगासे को भी क्या करते हैं, अपना एक पेपर मिल खोल लेंगे और बगासे से पेपर बना के पेपर भी बेचते हैं। तो क्या कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट जो फेंकने का चीज है उसको भी काम में लेके उससे भी पैसा कमा रहे हैं। और ये क्यों पा रहा है, बिकॉज उनका बिजनेस बड़ा स्केल में, तो ज्यादा चीनी क्रशिंग होता है तो बगासे भी ज्यादा निकलता है, और इतना क्वांटिटी में बगासे निकलता है कि उसको यूज करके पेपर बनाया जा सकता है। गन्ना वाला लोग को अगर पता भी होगा कि हाँ इससे पेपर बन सकता है, बोले बाबू इतना थोड़ा सा हम क्या पेपर बनाएंगे, थोड़ी ना हम फैक्ट्री लगाने जाएंगे पेपर का। तो क्यों, क्योंकि दे आर स्मॉल प्लेयर्स। स्मॉल प्लेयर में ये डिसएडवांटेज होता है कि वो लोग ये सब चीज का फायदा नहीं उठाता। तो जो जितना बड़ा बिजनेस करेगा उसको इतना ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। और एक चीज बनाओ, ये बगैसे जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम है। पेपर तो बनता ही है, इट कैन समटाइम्स बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशन, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लार्ज मशीन इज लेस देन ऑपरेटिंग स्मॉल मशीन। तो जो लार्ज मशीन होता है ना, उसको ऑपरेट करने का जो खर्चा आता है वो छोटे मशीन से काफी सस्ता आता है। Even the cost of manufacturing is relatively lower for large machines than for small। और वो लार्ज मशीन को यूज करके जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसका कॉस्ट काफी कम आता है कंपेयर टू द स्मॉलर मशीन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, इसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, पहले इसको समझते हैं। For example, the cost of manufacturing of double-decker bus is lower compared to the manufacture of two single-decker bus. Common sense है ना? एक बस बनाया था, उसमें चक्का वक्का जो लगाना था, जो खर्चा करना था, वो तो ऑलरेडी कर दिया। उसके ऊपर एक डेकर और लगा देंगे तो कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला, पर पैसेंजर डबल हो जाएंगे। यहाँ 20 आते थे तो यहाँ पर भी 20 आ जाएंगे, टोटल 40 पैसेंजर आ जाएंगे। वरना अगर मैं दो बस बनाने जाऊं तो आएगा वही 40 पैसेंजर, पर खर्चा क्या हो जाएगा मेरा, डबल हो जाएगा। तो यही बता रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डबल डेकर बस इज लोअर compared to two single decker buses. Further, a double decker bus carries more passenger and at the time requires only one driver and one conductor। देखो कितना इंटेलिजेंट वाला बात बोल दिया कि डबल डेकर बस में ऑलमोस्ट, तो दो बस अगर 40 पैसेंजर को कैरी करता है तो डबल डेकर भी 40 पैसेंजर को कैरी करेगा। पर दो बस के लिए मुझे दो ड्राइवर चाहिए, दो कंडक्टर चाहिए, पैसा खर्चा डबल करना होगा, सैलरी डबल हो जाएगा। डबल डेकर बस में क्या एक ही ड्राइवर चलाएगा, एक ही ड्राइवर का पैसा लगेगा, एक ही कंडक्टर हो सकता है टिकट भी काट ले तो एक ही कंडक्टर को भी पैसा देना पड़ेगा, तो कितना खर्चा मेरा बच गया। तो ये होता है लार्ज स्केल का बेनिफिट। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमीज क्या होता है, a large firm can afford to have specialists to supervise and manage the various departments। तो बोलता है जो लार्ज फर्म होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करना। ठीक है, देयर मे बी अ सेपरेट हेड फॉर प्रोडक्शन, पैकिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आता है, तो उससे भी बहुत बेनिफिट। मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट जब कराते हैं तो पर यूनिट जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आता है वो कम पड़ता है। आज मान लो मेरा एक दुकान,
अगर मैं एक बैनर या टेलीविजन में एक ऐड कराता हूँ, वहां पर मान लो मेरा 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो 1 करोड़ से मेरा एक ही शोरूम है, तो मेरा वन शोरूम पे कितना खर्चा पड़ा, 1 करोड़। पर मान लो मेरा बिजनेस बड़ा हो गया और ऐसे करके मेरे पास 10 शोरूम हो गए, तो 10 शोरूम के लिए भी अगर मैं टीवी पे ऐड कराऊंगा तो टीवी वाला क्या 10 करोड़ रुपया लेगा, उसका तो चार्ज 1 करोड़ का ही है। उसको टीवी में ऐड करना है, वो 1 करोड़ रुपए ही मेरे से लेगा। पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा बिजनेस बड़ा हो गया, उसी 1 करोड़ के खर्चा पे अब मेरे 10 दुकानों का ऐड हो गया। पहले क्या होता था, 1 करोड़ खर्चा करके मेरा खाली एक ही दुकान का ऐड होता, अब 1 करोड़ खर्चा करके मेरा 10 दुकान का ऐड। एग्जाम्पल देख लो मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का। क्या होता है, डोमिनोज के इतने सारे फ्रेंचाइजीज है, पर वो फ्रेंचाइजी ओनर लोग टेलीविजन में ऐड नहीं कराते, जो मेन कंपनी है, जो मेन ओनर है डोमिनोज का, वो ऐड कराता है। तो वो एक ऐड कराएगा टेलीविजन में, उसके इंडिया में या ओवरऑल पूरे इंडिया में जितने सारे काउंटर्स है, जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखा है डोमिनोज का, सबका ऐड एक बार में हो जाएगा, है ना। तो ये बेनिफिट होता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस या मार्केटिंग इकोनॉमीज। फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, a large firm vis-a-vis a small firm can secure cheap and timely finance both from banks and other markets। जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको फाइनेंस बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ते रेट में मिलता है, चाहे वो बैंक के पास लोन लेने जाए, चाहे वो इक्विटी मार्केट में अपना शेयर इशू करे, उनको बहुत सस्ते में पैसा मिल जाता है। जबकि एक कॉमन पर्सन या छोटा बिजनेसमैन लोन लेने जाएगा, उसको आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है। रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स, रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि बिजनेस मेरा बड़ा है, बिजनेस मेरा डाइवर्सिफाइड है, तो क्या है, मेरे पास अगर 4 अलग-अलग बिजनेस है तो मेरा रिस्क डाइवर्सिफाइड, तो एक बिजनेस में मंदी भी आ गया तो मेरा ये 3 बिजनेस मेरे को सपोर्ट कर देगा। मान लो किसी वजह से 2 बिजनेस में मंदी आ गया तो ये 2 बिजनेस मेरे को सपोर्ट कर देगा, तो मेरा रिस्क क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। जबकि इफ आई एम रिलाइंग ओनली ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या हो जाएगा, मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लो हम सिर्फ एक ही जॉब पे रिलाई कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम नहीं करते हैं, कोई कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, वो जॉब जिस दिन गया पूरा इनकम जीरो हो गया, तो यानी क्या हुआ, ये मेरा पूरा रिस्क एक ही जन पे डिपेंडेंट है। और अगर मैं जॉब भी करता हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, थोड़ा पार्ट टाइम कुछ दूसरा काम भी कर लेता हूँ, तो मेरा रिस्क क्या है, डाइवर्सिफाइड, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम। तो वैसे ही बिजनेस का भी होता है। फिर इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब वही बात है, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट छोटा मोटा बिजनेसमैन लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो छोटा बिजनेसमैन लोग रिसर्च का फायदा नहीं उठा सकता। आज इंडिया क्यों नहीं इतना रिसर्च पे खर्चा कर सकता है जितना अमेरिका कर सकता है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी छोटा है कंपेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, उसको पता है कि अगर मैं एक भी रिसर्च में कामयाब हो गया, मैं अपने प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में बेच दूँ। और वो इतना उसका इकोनॉमी क्योंकि ऑलरेडी बड़ा है, वो जानता है कि अगर रिसर्च फेल भी हो गया ना, तो उतना नुकसान में बर्दाश्त कर लूं। पर इंडिया तो इस बात से डरता है कि मेरा इकोनॉमी ऑलरेडी छोटा है, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है नुकसान खाने का। तो अगर रिसर्च किए और उसमें करोड़ों अरबों रुपया लग गया और वो फेल हो गया, तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, इंडिया रिसर्च कर नहीं पाता। तो इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च भी तभी मिलता है जब मेरा बिजनेस बढ़े। ठीक है। तब हम एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बैठा पाते हैं, साइंटिस्ट को हायर कर पाते हैं, साइंटिस्ट लोग वहां बैठ के रिसर्च करते हैं, तो ये तभी हो पाता है जब बिजनेस बड़ा। फिर इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर, अ लार्ज फर्म विद इट्स लार्ज रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन। ये तो कॉमन सेंस का बात है। देखो बड़ा बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस बड़ा होगा, जगह ज्यादा होगा, तो एम्प्लॉइज को हम प्रॉपर फर्नीचर, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाएंगे। इट कैन रन सब्सिडाइज्ड कैंटीन, अपने एम्प्लॉय के लिए कैंटीन रन कर सकता है, प्रोवाइड क्रेचेस फॉर इन्फेंट्स और वुमन वर्कर्स एंड recreation rooms for the workers in the factory. It may also provide concessional accommodations, educational and medical facilities to the families of workers. Though the expenses of such facilities are very heavy, yet they tend to increase the productive efficiency of the workers, which help in increasing the, यानी एम्प्लॉइज को वो सारा बेनिफिट मिलता है, तो एम्प्लॉइज क्या होता है, फिर 100% ध्यान सिर्फ अपने काम पे लगा पाते हैं, और जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और अल्टीमेटली बिजनेस को बहुत फायदा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जांपल्स और डिफरेंट वेज किस तरह से हम इंटरनल इकोनॉमी गैदर कर सकते हैं। और वो इंटरनल इकोनॉमी तभी गैदर होगा जब मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा, एक्सपैंड करूंगा। और अगर बिजनेस छोटा होगा तो ये बेनिफिट हम नहीं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो एग्जांपल समझेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज का, कि किस तरह से एक्सटर्नल, यानी जब पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपैंड होता है, तो सभी बिजनेसमैन जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं,
सबको बेनिफिट। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।